एक ऐसा मर्डर जिसे हम परफेक्ट मर्डर कह सकते हैं। इस केस में मर्डर इतनी बारीकी से किया गया कि कई महीनों तक पता ही नहीं चला। सभी को यही लग रहा था कि ये एक नेचुरल डेथ है, लेकिन हॉस्पिटल से एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसके बाद कुछ ही समय में उस रिपोर्ट ने कातिल का पता लगा लिया। और जब आप मर्डर का रीज़न सुनेंगे तो आप भी शॉक हो जाएंगे। सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ तुषार सिंह एंड यू आर वाचिंग द क्राइम डेस्क बाय तुषार। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर कृतिका रेड्डी मर्डर केस के बारे में। कृतिका रेड्डी एक स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर बेंगलुरु के एक प्राइवेट अस्पताल में एज ए डॉक्टर वर्क कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ महेंद्र रेड्डी जो कि एक गैस्ट्रोलॉजिस्ट सर्जन थे, वो भी उसी अस्पताल में वर्क करते थे। अब यहाँ पर 24 मई 2024 को इन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से होती है। दोनों ही डॉक्टर थे तो परिवार को भी ऐसा कोई इशू था नहीं, लेकिन शादी के कुछ समय बाद एक ऐसा मोड़ आया जहाँ पर महेंद्र और कृतिका दोनों की लाइफ बर्बाद हो गई। अब यहाँ कृतिका की बात करें तो उसे बीपी, गैस्ट्रिक और पेट से रिलेटेड कई सारी समस्याएं थी, जिसके चलते वो अक्सर बीमार रहती थी। लेकिन उसे सबसे ज़्यादा इशू गैस्ट्रिक की बीमारी से था। कृतिका ये जानती थी कि उसके पति गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, तो अगर आगे इन फ्यूचर कभी भी गैस्ट्रिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हुई तो वो मेरा इलाज कर देंगे। अब इन दोनों की शादी को 10 से 11 महीने हो चुके थे। दोनों काफ़ी अच्छे से लाइफ स्पेंड कर रहे थे। अब आता है 21 अप्रैल 2025 का दिन। महेंद्र अस्पताल में वर्क कर रहा था। अचानक उसे कृतिका का फ़ोन आता है। कृतिका उसे कॉल पर बताती है कि शायद उसे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो गई है फिर से, जिसके चलते वो बहुत परेशान हो रही थी। जिसके बाद महेंद्र उसे एक इंजेक्शन सजेस्ट करता है और कृतिका उस इंजेक्शन को लेती है और उसके कुछ समय बाद वो ठीक हो जाती है। उसी तरह 22 अप्रैल 2025 के दिन कृतिका के साथ फिर ऐसा होता है, लेकिन वो इस समय अपने मायके होती है। वो फिर से महेंद्र को कॉल लगाती है, जिसके बाद महेंद्र सेम इंजेक्शन फिर सजेशन में देता है कि कल जितना डोज लिया उतना ही डोज आज भी ले लो, तुम सही हो जाओगी। जिसके बाद कृतिका उस डोज को फिर से लेती है और कुछ घंटे बाद वो फिर से ठीक हो जाती है। इसके अगले दिन 23 अप्रैल 2025 कृतिका की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, जिसके बाद वो महेंद्र के घर वापस आती है और महेंद्र को कॉल कर फिर से बताती है। जिसके बाद महेंद्र घर पर आता है और उसे खुद वो सेम इंजेक्शन उतनी ही डोज में फिर से देता है। यहाँ पर कृतिका सो जाती है, रात निकल जाती है। अब आता है 24 अप्रैल 2025 का दिन। रोज़ की तरह महेंद्र सुबह उठता है और कृतिका को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर वो बहुत देर तक कृतिका को आवाज़ देता है, लेकिन कृतिका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, अनकॉन्शियस हालत में पड़ी हुई थी। यहाँ पर महेंद्र इतनी देर बाद घबरा जाता है और कृतिका के परिवार वालों को फ़ोन लगाता है और उन्हें बताता है कि कृतिका शायद बेहोश हो गई है या फिर इसे कुछ हो गया है, जिसके चलते ये रिप्लाई बिल्कुल नहीं दे रही है। परिवार वाले घबरा जाते हैं और सीधा महेंद्र के घर पर पहुंचते हैं। वहां पर सब मिलकर कृतिका को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां पर डॉक्टर द्वारा कृतिका को डेड घोषित कर दिया जाता है। अब ये खबर सुनते ही सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सब दुखी हो जाते हैं कि अचानक ऐसा क्या हो गया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, कृतिका को कई सारी बीमारियां थी, जहां पर घर वालों को ये लगा कि इन्हीं बीमारियों के चलते उसकी डेथ हो गई है, जो कि एक नेचुरल डेथ थी। अब यहाँ कृतिका की मौत उसी अस्पताल में हुई थी जहां उसे लाया गया था और काफ़ी कम उम्र में हुई थी। जिसके बाद ये केस मेडिको लीगल केसेस में चला जाता है। अब मेडिको लीगल केसेस में मरने की एक्चुअल जो वजह होती है उसे पता लगाया जाता है कि आखिर किस रीज़न से उसकी डेथ हुई है, क्योंकि डेथ काफ़ी कम उम्र में हुई थी। अब इसके बाद हॉस्पिटल द्वारा केस फाइल किया जाता है, जहां पर पुलिस को भी बुलाया जाता है, क्योंकि इन तरीके के केसेस में पुलिस की आवश्यकता होती ही है। अब यहाँ पर बारी आती है पोस्टमार्टम की, जहाँ पर महेंद्र मना कर देता है। वो ये कहता है कि मैं जानता हूँ मेरी बीवी की मौत उसकी बीमारियों की वजह से हुई है, तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से मेरी बीवी के साथ चीर फाड़ की जाए। और इसी बात को कृतिका के पेरेंट्स भी कहते हैं कि हम नहीं चाहते हमारी बेटी की बॉडी को चीर फाड़ करें, क्योंकि उसकी जो डेथ है वो नेचुरल तरीके से हुई है। लेकिन यहाँ पर कृतिका की सिस्टर, वो भी एक मेडिकल फील्ड से ही थी, उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी।
इसलिए वो पोस्टमार्टम के लिए हाँ करती है। कई बार बहस करने के बाद ये फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि पोस्टमार्टम होगा। अब यहाँ पर डॉक्टर पोस्टमार्टम कर ही रहे थे कि महेंद्र इतना परेशान था कि बार बार पोस्टमार्टम रूम में आ रहा था। हालांकि वो सर्जन था, उसे ये सब देखकर अजीब नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी पोस्टमार्टम जो डॉक्टर कर रहे थे उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही थी। जिसके बाद वो पुलिस की हेल्प लेते हैं और महेंद्र को अंदर आने से मना करते हैं। यहाँ महेंद्र को ये लग रहा था कि उसकी बीवी के साथ जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। उसकी बीवी के साथ इस तरीके से चीरफाड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी डेथ नेचुरल तरीके से हुई है। जो उसे बीमारियाँ थी उन बीमारियों की वजह से ही उसकी डेथ हुई है। यहाँ पर पोस्टमार्टम ख़त्म होता है और कुछ समय बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट एकदम नॉर्मल थी, कोई भी डेथ की वजह वहाँ नहीं निकलती, नेचुरल डेथ ही बताई जाती है। जिसके बाद कृतिका की डेड बॉडी को उसके परिवार को सौंप दिया जाता है और वे उसका शांति से अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब यहाँ पर कुछ समय निकलता है, सब कुछ नॉर्मल होने लगता है, लेकिन ठीक 6 महीने बाद एक विसरा रिपोर्ट सामने आती है। इस रिपोर्ट ने सभी के होश उड़ा दिए। विसरा रिपोर्ट की बात करें तो ये मृत शरीर के जब अंगों को जांच किया जाता है उसके बाद एक रिपोर्ट बनती है, जिसे हम विसरा रिपोर्ट कहते हैं। यहाँ पर अंगों द्वारा भी पता लगाया जाता है कि किसी अंग की वजह से इसकी मृत्यु ना हुई हो। यूजुअली इस रिपोर्ट को आने में कुछ समय लगता है, महीने से 2 महीने, और अगर कोई इमरजेंसी केस हो जिसमें इस रिपोर्ट को जल्दी भी तैयार किया जाता है। लेकिन कृतिका के केस में ये रिपोर्ट 6 महीने बाद सामने आई। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चलता है कि कृतिका को एनेस्थीसिया का ओवरडोज दिया गया है, जिसके बाद ये ओवरडोज सहन नहीं कर पाई और इसकी जान चली गई। अब यहाँ डॉक्टर्स को 13 अक्टूबर को पता लगता है कि एनेस्थीसिया का ओवरडोज था, जिसकी वजह से उस लेडी की जान चली गई। वो सीधा पुलिस को कॉल करती है और ये न्यूज़ कृतिका के परिवार वालों तक पहुंचती है, जो कि ये मान बैठे थे कि उनकी बेटी की या सिस्टर की जो मौत थी वो एक नेचुरल मौत थी, जो उसे बीमारियां थी उसकी वजह से हुई थी। लेकिन जैसे ही वो ये न्यूज़ सुनते हैं कि एनेस्थीसिया ओवरडोज की वजह से उसकी डेथ हुई है, कृतिका के फादर और उनकी सिस्टर दोनों ही सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और कंप्लेन फाइल करते हैं। उस कंप्लेन में वो महेंद्र का नाम लिखवाते हैं और कृतिका की सिस्टर कहती है कि कहीं ना कहीं महेंद्र ही मेरी सिस्टर का कातिल है। अब ये केस नेचुरल डेथ से एक मर्डर केस बन चुका था। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि कृतिका की सिस्टर को ऐसा क्यों लगता था कि महेंद्र ने ही उसकी सिस्टर को मारा है, जबकि महेंद्र ने पूरी कोशिश करी थी कि कृतिका को बचाया जाए, लेकिन फिर भी वो नहीं बचा पाया था। जिसका आंसर हमें यहाँ देखने को मिलता है। कृतिका की सिस्टर का शक करना लाजमी था, क्योंकि जैसा कि हमने शुरू में बात करी थी कि कृतिका को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गैस्ट्रिक की वजह से होती थी और महेंद्र उसका जो पति था वो गैस्ट्रोलॉजिस्ट था, स्पेशलिस्ट था एक्चुअली। तो हमेशा कृतिका उससे ही इलाज करवाती थी, उससे ही पूछती थी कि आगे क्या करना है, इसको कैसे सही करूं। वो बाहर डॉक्टर के पास जाती ही नहीं थी और कई समय में उसके ना कोई सर्जरी हुई थी, ना ही वो बार बार किसी हॉस्पिटल के चक्कर काटती थी। वो सिर्फ अपना काम करती थी, तो उसे इसके अलावा एनेस्थीसिया देगा ही कौन। यही रीज़न था जिसकी वजह से कृतिका की सिस्टर को महेंद्र पर पूरी तरीके से शक था कि कहीं ना कहीं इसी ने मेरी सिस्टर की जान ली है। शक करने का एक कारण ये भी था कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि कृतिका की जो सिस्टर थी वो भी मेडिकल फील्ड से थी, तो उसे ये पता था कि ये जो एनेस्थीसिया दिया गया है ये कोई आम इंसान द्वारा नहीं दिया जा सकता, ये केवल एक डॉक्टर ही दे सकता है। और जैसा कि हमने बात करी थी कि कृतिका की ना कोई सर्जरी हुई थी, ना ही वो किसी इलाज से डॉक्टर के पास गई थी, तो कहीं ना कहीं महेंद्र ने ही उसकी जान ली है। कृतिका की सिस्टर के इस बयान की वजह से 14 अक्टूबर 2025 को महेंद्र को अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है। शुरू में महेंद्र वही स्टोरी बताता है जो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन जब पुलिस अपने हिसाब से पूछती है तब महेंद्र सारा सच उगल देता है और महेंद्र ने ऐसा राज खोला जिसके बाद कहीं ना कहीं आपको कृतिका के पेरेंट्स भी गलत लग सकते हैं। महेंद्र ने बताया कि जब कृतिका और मेरी शादी होने वाली थी उससे पहले इसके परिवार वालों ने मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया था कि कृतिका को इतनी टाइप की बीमारियां हैं। मैं इतनी बीमारियां मैं उसको नहीं देख सकता था और बार बार मुझे उसका इलाज करना पड़ता था
और काफ़ी समय तक ये चलता रहा और मैं एक तरीके से परेशान हो चुका था। जिसके बाद वह ये भी जानता था कि कृतिका को जब भी गैस्ट्रिक का इशू होता है तो वो मुझसे ही आके पूछती है और आगे भी अगर इशू होगा तो मुझसे ही आके पूछेगी, क्योंकि मैं उसका हस्बैंड हूँ और मुझ पे भरोसा करती थी। इसी के चलते मैंने उसे इंजेक्शन सजेस्ट किया जिसमें एनेस्थीसिया था और उसे एनेस्थीसिया का ओवरडोज दिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। महेंद्र ये भी जानता था कि कृतिका को एकदम मारना कहीं ना कहीं गलत होगा और शक भी पैदा करेगा, इसलिए उसने एनेस्थीसिया का सहारा लिया और उसको धीरे धीरे कृतिका के शरीर में इंजेक्ट किया। लगभग 3 दिन कंटिन्यू एनेस्थीसिया लेने के बाद कृतिका धीरे धीरे मौत के गले में उतर गई और 23 अप्रैल की रात को वो सोई ज़रूर, लेकिन कभी उठी ही नहीं। अब इन सब के बाद कृतिका के पिताजी का बयान आता है, जो कि कुछ और ही कहानी कहते हैं। कृतिका के पिताजी कहते हैं कि महेंद्र जो भी बात बता रहा है ये रीज़न नहीं हो सकता कृतिका को मारने का। वो ये भी कहते हैं कि जैसे कि हमने शुरू में बात करी थी कि क्लिनिक खोलने वाले हैं कृतिका के लिए, तो वहाँ पर महेंद्र बार बार कृतिका के क्लिनिक के लिए मुझसे पैसे मांगता था। जिस दिन से मैंने उसे पैसा देना बंद कर दिया उस दिन के बाद से ही शायद इसने कृतिका को मारने की प्लानिंग कर ली थी और धीरे धीरे एनेस्थीसिया देकर उसे मार डाला। खैर, वजह कोई भी हो, इंसान की जान लेना दूसरे इंसान का हक बिल्कुल नहीं है और ये एक कानूनी अपराध है। फिलहाल इस कहानी को यहीं पर दी एंड करते हैं। आगे जो भी अपडेट्स मिलेंगे मेरे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय भारत।